ये सोने लग रहे हैं। बाहर आ, वीडियो बलट दे, बाहर आ निकल गए। आप आम आदमी को मत जनाब यार, सीनियर हो, मेरा नाम जनाब, अगर सीनियर हो ना, मेरा गोली मार दी बताओ। पीसीआर आती है, पीसीआर में से नशे में धुत एएसआई और एक कांस्टेबल उतर के आते हैं। मैं जी मेरी बात तो सुन लो, क्या बात होगी, लेकिन वो नशे में इतना धुत था, उसने मुझे आगे से यहाँ शूट कर दिया। सोन क्यों लग रहा भाई, इका खून लो ना, मैं उठ के चालू खून लड़ेगा। पीसीआर आई जा रही, 50 से 60 पुलिस वाले खड़े हो गए, एसीपी लेवल तक के सब आए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ में 4 से 5 घंटे लेटे रहा स्ट्रेचर पे बाहर। उन्होंने मेरे ऊपर ही मुकदमा छोड़ दिया, मतलब लगा दिया कि ये गाड़ी छीन रहा था और ये पुलिस वालों से मतलब हाथापाई करी है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं भाग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शूट कराया मुठभेड़ करके। फिर शूट किया तो पीछे से करते, रनिंग कर रहा था तो मैं वो आगे से क्यों मारी है। प्रशासन किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अपने आदमी को बचाने के लिए एक आम आदमी को इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है कि सोच रहे इसी को वापस फंसा दो। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है नजफगढ़ क्षेत्र में, जहां पर दिल्ली पुलिस ने एक आम नागरिक को गोली मार दी। आइए जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कारण रहा कि दिल्ली पुलिस के एक पुलिसकर्मी ने एक आम नागरिक को गोली क्यों मारी। क्या नाम है सर आपका? आकाश। आकाश जी, क्या काम करते हैं? सबसे पहले जानना चाहूँगी। जिम चलाता हूँ। जिम चलाते हैं। क्या ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ कि आपको दिल्ली पुलिस के एक कर्मी ने गोली मार दी? जी, ये काफ़ी समय पहले, जैसे 6-7 महीने पहले से शुरुआत हुई थी। हमारे पास एक शुभम नाम का लड़का काम करता था, जिसके पिताजी का नाम रविंदर है। उसने हमारे पेटीएम से कुछ पेमेंट फ्रॉड किया, पेमेंट हाइड कर दी, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए का वो लेन देन था। वो हमारे पास डिटेल है सारी तब की भी। और उसके बाद हमने वो केस हरिदास थाने में गए, वहाँ हमारा समझौता करवाया। समझौता पत्र मेरे पास अभी भी फ़ोन में, कि आपके पैसे दे देंगे धीरे धीरे, 2000 3000 जैसे भी करके देंगे। यह हरिदास थाने से हमारा समझौता पत्र हुआ, उस पर मेरे साइन हो गए। 6-7 महीने हो गए इन बातों को, हमारे पैसे नहीं आए फिर वहाँ से जैसे। उसके बाद जिसके नाम एक रविंदर नाम है, इसके नाम ओरा गाड़ी है, उससे मेरी बात हुई। उसके पिताजी ने मुझे बोला कि मैंने 10-15 दिन पहले, उनके पिता का नाम रविंदर है, जिनके नाम उन्होंने ओरा जिम्मेदारी गाड़ी ली है। वो रिटर्न करेंगे। हाँ, वो जिम्मेदारी उन्होंने पहले भी ली थी अक्टूबर में, जब बाबा हरिदास थाने में हमारा समझौता हुआ था। उसके बाद ये अभी शुभम के पिताजी से बात हुई, तो शुभम के पिताजी ने बोला कि ये जो गाड़ी है ओरा, जिससे वो कमा के पैसे देता, वो मेंशन है उस रिपोर्ट में भी, नंबर उस गाड़ी का। ये गाड़ी लेके मेरा लड़का फरार है। वो लेटर उसने थाने में अभी 10-15 दिन पहले ही दिया था। वो मुझे बोले कि अगर आपको कहीं मिले तो आप ले लेना ये गाड़ी। इसको फिर वो चाहे इसको बेच के पैसे दे, इसको कहीं किसी और से चलवाए जैसे। तो उसके बाद वो गाड़ी मुझे दिखाई दी रामा पब्लिक स्कूल के पास। राम पब्लिक स्कूल के पास जब वो गाड़ी मुझे दिखाई दी, तो उस गाड़ी में वो लड़का शुभम नहीं था, उनका भतीजा था शायद, एक अरुण नाम का। उसने ने बोला मुझे 5 लाख रुपए लेने हैं इससे, रविंदर से, शुभम से, इनके नाम गाड़ी है भाई, गाड़ी दे दे। उसके पापा से मेरी बात हो रखी है। उसने गाड़ी नहीं दी मेरे साथ, जिद बहस करी। जिद बहस में हमारी थोड़ी हाथापाई हुई, लेकिन मैं वो गाड़ी लेके 2-4 थप्पड़ चट्टू जो वो गाड़ी लेके रविंदर जिसके नाम वो गाड़ी है उनके घर चला गया। इतने में उस लड़के ने 100 नंबर पे कॉल कर दी। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद उसने वो पीसीआर आई, लेकिन जब तक मेरी उसके पिताजी से बात हुई है 7 से 8 बार कि अंकल जी मैंने गाड़ी ले ली है, जिनके नाम वो गाड़ी है ओरा गाड़ी टैक्सी, कि अंकल जी मैंने गाड़ी ले ली, मैं आपके पास घर आ रहा हूँ गाड़ी लेने, गाड़ी आप खड़ी कर लो, क्योंकि अगर मैं लेके जाऊँगा तो खाम का कोई और मुकदमा बन जाए जैसे। तो मैं उस मालिक के घर के बाहर पहुँचा एक बंद गली में। इतने में मेरे पीछे से पीसीआर आती है साथ। मुझे किसी चीज़ का भय नहीं था कि कॉल हो भी गई तो मालिक मेरे पास है, मालिक से मेरी बात हो रखी है, वो उनका इंटरव्यू भी हो गया पहले। वो बोल रहे हैं हाँ मैंने बोला था खुद। उन्हीं गाड़ी लेके मैं वहाँ पहुँचा। इतने पीछे से पीसीआर आती है, पीसीआर में से नशे में धुत एएसआई और एक कांस्टेबल उतर के आते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या किया, ये तो चोरी करके भाग गया, लेके भागा है, रोबरी हाईजैक करी, ये वो। मैं जी मेरी बात तो सुन लो, क्या बात होगी, लेकिन वो नशे में इतना धुत था, उसने मुझे आगे से यहाँ शूट कर दिया पैर पे। शूट करने के बाद गोली निकल गई पार पीछे की साइड से। उसके बाद वो उनका जो उनके साथ दूसरा था वो बोला अरे सर ये क्या कर दिया आपने, तो गोली चला दी। क्योंकि अगर वो मेरे से बात करते तो मालिक मेरे सामने ही है, वहीं मालिक के घर के बाहर खड़ा हूँ मैं, तो बातचीत हो जाती, कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मैं अकेला, मुझे शूट कर दिया। वो बोले, फिर वो मुझे पीसीआर में लेके गए
जाफरपुर। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ तो किसी ने ये देखा कि आपको दिल्ली पुलिस के उस कर्मी ने शूट किया है? वहाँ अंदर से लेकिन लिखट लेडीज निकल के आई, रविंदर जी की वाइफ, बाहर आवाज़ आई तब, या फिर वो आ ही रही थी क्योंकि मैंने रविंदर के पास फ़ोन कर दिया था, वो डिटेल्स है मेरे पास। फिर ये मुझे लेके गए रावतुलाराम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हमने 112 नंबर पे कॉल करी कि पुलिस वाले ने हमें गोली मार दी है, तो उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं हुआ। वहाँ PCR आई जा रही, 50 से 60 पुलिस वाले खड़े हो गए, ACP लेवल तक के सब आए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ में 4 से 5 घंटे लेटे रहा स्ट्रेचर पे बाहर। किसका ब्लड चेकअप कराओ, इसने पी रखी है, इसने मुझे गोली मार दी। मैं क्या कोई चोर हूँ, चोरी करके भागा हूँ, या मेरे ऊपर पहले कोई मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, या कोई केस नहीं, आज तक बहुत साफ सुथरा हिसाब है मेरा, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? वो वीडियोज़ हमारे पास, मैं आपको दूंगा। उसको गाड़ी से भी नहीं उतारा पुलिस वालों ने, उसको नींबू पानी पिला रहे हैं। मतलब जो जिसने पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया वो ड्रिंक किए हुए थे पुलिस वाले? हाँ जी, ड्रिंक बहुत ज़्यादा। उनकी MLC और उनकी जांचें हुई क्या? MLC रात को जांचें करवाई ही नहीं पुलिस वालों ने, उनकी MLC कराई गई है मेरे ख्याल से 8 से 10 घंटे हो गए होंगे भाई, 8 से 10 घंटे बाद उनको MLC की यहाँ भरी है, मतलब 7-8 घंटे तो हो गए थे आराम से उनकी MLC के लिए। अब वो MLC करवाई गई, यहाँ जाफरपुर करवाई ही नहीं MLC, वो दूसरे हॉस्पिटल में कराई है। वो क्यों कराई है, वो रीज़न वही जाने, यहाँ करी ही नहीं। और हमें आज तक वो MLC की रिपोर्ट मिली ही नहीं है। ये किस दिन का पूरा घटनाक्रम रहा होगा? परसों रात का। परसों रात का जी। ये पूरा घटना मतलब गाड़ी लेना और आपको अस्पताल पहुंचाना सारा 1 घंटे के हेर फेर में हुआ? हाँ, उसके बाद वहीं खड़े रहे काफ़ी घंटे तक। मैं बोला मैं दूसरे, मुझे दीनदयाल में रेफ़र कर दिया। मैं बोला मैं दीनदयाल में जाऊँगा नहीं जब तक इसका ब्लड चेकअप नहीं होगा, लेकिन उसका ब्लड चेकअप नहीं कराया। ASI नरेंद्र कुमार का, जो नशे की हालत में दूध था बिल्कुल, क्योंकि बात करता तो गोली मारने का कारण क्या है मुझे तो कोई ये बात बताई नहीं रहा, ना मेरे से कोई पूछ रहा, ना हमारी सुनवाई हो रही। उसके टेस्ट नहीं कराए, उसके टेस्ट सुबह कराए, मुझे वहाँ से भेज दिया गया। फिर दीनदयाल में लास्ट में इंतजार करके चला गया, क्योंकि मुझे बोले कि भाई पैर भी काटना पड़ सकता है, गोली मारी है तो। हाँ, फ्रंट से उसने मुझे गोली मारी है, पीछे से गोली पार निकल गई है। तो अभी पूरे मामले में क्या अपडेट आया, क्या दिल्ली पुलिस के द्वारा कार्रवाई? अपडेट ये आया है, उन्होंने मेरे ऊपर ही मुकदमा छोड़ दिया, मतलब लगा दिया कि ये गाड़ी छीन रहा था और ये पुलिस वालों से मतलब हाथापाई करी है, मेरे ऊपर ही मुकदमा लगा रहे हैं। ना मेरे पास अब तक उसके MLC रिपोर्ट आई, वैसे टेस्ट उन्होंने लेट कराए तो उसमें क्या आएगा पता नहीं। और हमारी FIR नहीं ली उन्होंने उस दिन, कल। हाँ, कल वो नवदीप आई हुआ है, मैंने उनसे बोला सर हमारी FIR दे दो, FIR करिए, तो बोला मैं FIR नंबर दे दूंगा। ऐसे नहीं होता है, सब तरीके से होता है। कौन सा लगता है? बाबा हरिदास। बाबा हरिदास। वो मुझे बोला सब तरीके से होता है, ऐसे होता है। वो अपने प्रशासन की पूरी सपोर्ट ले रहे हैं, अपने महकमे की, सारा डिपार्टमेंट एक तरफ है। वो उन्होंने वापस मेरे ऊपर ही केस लगा दिया, मेरे ऊपर बोल रहे हैं कि ये गाड़ी लूट के भागा कहाँ, मैं तो मालिक के घर के बाहर खड़ा हूँ गाड़ी लेके, और मालिक बोल रहा है कि हाँ मैंने ही बोला था सब कुछ, लेकिन उन्होंने आगे मेरे से बात नहीं करी। और वो पुलिस वाला आया ना, उसने बात करी, उसने आगे मुझे गोली मार दी पुलिस वाले ने। अभी पूरे मामले में जो गाड़ी के ऑनर है, जिनकी गाड़ी आप लेकर पहुंचे थे उनके घर पर, अभी वो क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, मैंने बोला है आपके फेवर में है? हाँ, मेरे फेवर में है वो। बावजूद इसके फिर भी कंप्लेन दर्ज नहीं करी जा रही? मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी जा रही। कल मैंने बोला कि मेरी FIR हुई है, बता दो। बोले FIR ऑनलाइन निकलेगी, ऑनलाइन निकाल लो। मैंने ऑनलाइन कैसे निकली? बोले निकाल लो ऑनलाइन, FIR नंबर नहीं दिया मुझे, कुछ नहीं दिया, क्योंकि मेरी FIR लिखी ही नहीं थी जब मेरी थाने में बात हुई। तो उन्होंने हमारी तरफ से कुछ नहीं किया, उन्होंने रात को मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया कि ये गाड़ी लूट रहा था। इन्होंने पुलिस वाले से बहस करी है अपने आप डिपार्टमेंट को, आदमी को बचाने के लिए। सर आप बार बार ये कह रहे कि आप रविंदर जी के घर गाड़ी लेके गए, गाड़ी जो थी बंद गली में थी। आप बार बार तो क्या पता आप गाड़ी वास्तव में लेके भाग रहे हो? तो मैं गाड़ी लेके भागूंगा तो एक तो मालिक के घर क्यों जाऊंगा, और मालिक के घर गया तो मैं, वो गली बंद है। अगर मुझे भागना होता, मैं 25 साल से वहाँ रह रहा हूँ, मेरा घर भी वहीं है 150 से 200 मीटर की दूरी पे। तो मुझे नहीं पता कौन सी गली कहाँ जाती है। मैं यहाँ से बैठा बैठा पता गिनवा दूंगा गली की कितनी गली है उस गली में। बंद गली में गया था मैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं भाग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे शूट कराया मुठभेड़ करके। फिर शूट किया तो पीछे से करते रनिंग कर रहा था, तो मैं वो आगे से क्यों मारी है अगर मैं भाग रहा था तो? झूठा मुकदमा बना रहे हैं वो मेरे ऊपर। प्रशासन किसी की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अपने आदमी को बचाने के लिए एक आम आदमी को इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है कि सोच रहे इसी को वापस फंसा दो, और बाद मुझे फंसा भी रहे हैं। अब आगे क्या रहता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, इस पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि मेरे पास हर चीज़ के सबूत हैं। अगर मेरी कोई सुनवाई करेगा तो मेरी कोई गलती नहीं, और अगर डिपार्टमेंट दाबता है तो आम जनता के
भारत के, पूरे भारत के सामने है कि कैसे एक आम आदमी को दबाया जा रहा है और ये प्रशासन कितना करप्ट हो मेरे साथ चुका है। मौजूद है उस गाड़ी के ऑनर रविंदर, जिनकी गाड़ी लेकर जो है पीड़ित आ रहे थे और कंटिन्यूसली बता रहे कॉल पे भी कनेक्ट थे। क्या नाम है सर, एक बार अपना नाम बताइए। रविंदर नाम है जी। गाड़ी आपकी ही थी जो लेकर आ रहे थे? जी, गाड़ी कौन लेके आए थे आपकी ये? गाड़ी जैसे शुरू से मैं आपको बात हाँ, बता थोड़ा रहा सा हूँ। बताइए। हमारा लड़का 1-1.5 महीना से गाड़ी लेके घर पे नहीं आता था, हमारी कांटेक्ट नहीं हो रही थी उससे। हाँ। तो हमने पुलिस में भी एक कंप्लेन दे रखी थी, ठीक है। अब मैंने आकाश भाई को और उनके पापा को बोल रखा था अगर गाड़ी कहीं भी दिखे तो उसको पकड़ के ले आना है या गाड़ी ले आना है, वो ना आए, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि गाड़ी कौन चला रहा था कौन नहीं चला रहा था। और उसके बाद से जब गाड़ी पकड़ी आकाश ने तो मेरे को फ़ोन किया कि अंकल गाड़ी मैंने पकड़ ली है। तो मैंने इसको बोला गाड़ी मेरे घर पे लिया या अपने घर पे लगा ले, कोई बात नहीं। तो ये बोला आपके घर पे लगा रहा हूँ। मैं बोला ठीक है लगा दे। फिर उस लड़के ने 100 नंबर पे फ़ोन किया है कि कैसे क्या हुआ। और जब दुर्घटना हुई तो मैं था नहीं। और दूसरी चीज़ मेरे दरवाजे के आगे गाड़ी ये लगा दिया है। और सुनने में ये आया पड़ोसियों से कि ये गाड़ी लगा के जैसे उतरा है पीसीआर आके और गोली मार दिया है। पीसीआर को या पुलिस को गोली मारने का कोई अधिकार नहीं है। गली बंद थी तो उतर के पूछते कि हाँ भाई क्या माजरा है, ठीक है ना। तो पुलिस तो पहले पी के फुल था, उसको होश ही नहीं है, तो उसको एक्शन होना चाहिए तो गलत इसको बना रहे हैं। ये पूरी बात थी। जब गाड़ी इन्होंने जब्त की, जो भी चला रहा था उस दौरान, तो उस दौरान आपको इन्होंने कॉल किया? हाँ किया। जानकारी दी आपको कि हाँ, गाड़ी इनके हाथ इन्होंने ली है? हाँ। आज ये बयान जो आप मीडिया में दे रहे हैं, किसी दबाव में तो नहीं है? किसी दबाव में नहीं है, कोर्ट में भी बयान में दूंगा। कल हो सकता है दिल्ली पुलिस आप पर दबाव बनाए। गोली मार दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसे भी पुलिस का साथ क्यों दूंगा, मैं सच का साथ दूंगा। तो ये पूरा मामला आपने सुन लिया कि रविंद्र जो गाड़ी के वास्तव में ऑनर है, और इन्होंने ये पूरे मामले में बताया था कि गाड़ी घर जिसको भी दिखे तो वो घर लेके आ जाए। इनको सूचित भी कर दिया था क्योंकि इनकी कुछ बकाया राशि इनको देनी थी। तो इसी को लेकर मैडम बकाया राशि का तो मैटर ही नहीं है इसमें, तो वो तो हमारा चलते रहेगा। मेन मुद्दा था कि गाड़ी मेरे पास आ जाए, मेरी चीज है। मैं किसी ड्राइवर को भी दूंगा तो मुझे 200, 400, 500, 1000 तो कमा के देगा। ऐसे तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैंने बोला था भाई गाड़ी दिखे तो गाड़ी को पकड़ के मेरे घर पे ले आइयो। अब मुझे बोला भी गाड़ी पकड़ लिया हूँ अंकल कहाँ लगाऊं, तो बोला मैं घर पे लिया मेरे। ये बात हुई है। बाकी जो घटना हुई मैं उस टाइम था नहीं, लेकिन जिस तरीके से गोली मारी, क्या लगता है कि सिर्फ पैर में आगे कहीं हो सकता है कहीं और लग जाती तो किसी की जान भी इनकी जान बिल्कुल जा सकती थी। वहाँ मेरे और भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी निकले बाहर, उनको भी लग सकती थी। तो पता ना कौन धक्का मार के उनको अंदर करके गेट लगा दिया। अच्छा, पड़ोसी ने यही बताया कि वो कौन सी रिवॉल्वर थी, क्या सर्विस रिवॉल्वर थी उनके पास? नहीं पता मेरे को रिवॉल्वर कौन सा था, लेकिन पुलिस वालों के पास सर्विस रिवॉल्वर होता है, पर्सनल तो होता नहीं है मैडम। पूरा मामला आपने पीड़ित के माध्यम से सुना कि क्या पूरा मामला था और किस तरीके से सेटलमेंट, यानी इनकी दुकान पे एक व्यक्ति काम करता था, उन्होंने इनके पिताजी के मोबाइल के माध्यम से लाखों के ट्रांजैक्शन कर लिए थे। जब से ये आता है तो पूछता है और जांच पड़ताल बैठती तो पता चलता है इस व्यक्ति ने धांधली की है। उसी के लेन देन को सेटलमेंट हुआ दिल्ली पुलिस बाबा थाना हरिदास क्षेत्र में, और बोला गया कि अमाउंट धीरे धीरे दे देगा। उसके बाद अगर नहीं दे पाया तो उसमें गाड़ी का नंबर भी दर्ज कराया गया कि अगर नहीं दे पाया तो ये गाड़ी चलाकर या बेचकर इसका पैसा दिया जाएगा। उसी गाड़ी की रिकवरी जो है इन्होंने की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कंप्लेन दर्ज हो गई थी कि गाड़ी जो लेकर उनका बेटा फरार है। जहाँ पे भी दिखे उसको इनको बोला गया कि आप लेके आ जाइएगा। इसके बाद ये विवाद इतना बड़ा कि आप देख ही रहे हैं कि हालात का है। व्यक्ति अब बेड पर है और हालात काफ़ी गंभीर है। आप देखने वाली बात है कि आम जनता कहाँ सुरक्षित है। पूरे के पूरे मामले को मैनिपुलेट किया जा रहा है, मामले को दबाए जाने की कोशिश कर रही है। आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय दे रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या वास्तव में दिल्ली पुलिस रक्षक है या भक्षक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको
हो